नमस्कार, 9 बजे की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। यूपी के पीलीभीत से जो बड़ी खबर है, आपको बता दें, यहां पर एनकाउंटर हुआ है। गुरदासपुर जो अटैक हुआ था, आपको याद होगा, इनके जो आरोपी रहे, अपराधी रहे, उनका एनकाउंटर किया गया है। गुरदासपुर ग्रेनेड अटैक हुआ था। पुलिस की मुठभेड़ में ये अपराधियों को एनकाउंटर हुआ है। 3 बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। यूपी और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन रहा। 2 AK-47 राइफल पिस्टल बरामद हुई है। आपको बता दें, गुरदासपुर अटैक के बाद ये एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस चौकी पर जो ग्रेनेड फेंका गया था, आपको घटना याद होगी, और उसके बाद जो बदमाश हैं उनके साथ एनकाउंटर हुआ है। बदमाशों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, ये साझा ऑपरेशन रहा यूपी और पंजाब पुलिस का, जो कि सामने आया है एनकाउंटर के रूप में। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी तलाश रही थी और पंजाब की पुलिस भी तलाश रही थी, और ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको बताते हैं। आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं। उन्हें CSC पूरनपुर भेजा गया है। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। उनके बारे में जो बातें बताई गई हैं पंजाब पुलिस के द्वारा कि इनका कुछ फॉरेन कनेक्शन भी है, उसके संबंध में पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, 2 तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जो एनकाउंटर किया गया है। 3 बदमाश मारे गए हैं, 3 बदमाश ढेर किए गए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी कामयाबी इसलिए क्योंकि पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर जो ग्रेनेड से हमला हुआ था, इससे जुड़े 3 कुख्यात जो क्रिमिनल्स हैं, 3 जो बदमाश हैं, वो ढेर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस की तरफ से ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, और इनके पास से जो बरामदगी हुई है, जो हथियार मिले हैं, वो भी आप देख पा रहे हैं। 2 AK-47 बरामद की गई इनके पास से। वो मोटरसाइकिल जिस पर ये बदमाश सवार थे, वो भी इस वक्त आपके सामने। 3 अपराधी इस मामले में ढेर किए गए। और विपिन चौबे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, ये यूपी STF और पंजाब पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें बताया जा रहा है जो आतंकियों का ढेर किया गया है, उनका हाथ गुरदासपुर अटैक में भी रहा। क्या कुछ जानकारी इस वक्त पीलीभीत से मिल रही है? जी बिल्कुल निधि, आपने बिल्कुल सही कहा। ये 2 राज्यों की पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश की STF स्पेशल टास्क फोर्स का एक जॉइंट ऑपरेशन था। और बीते कई दिनों से इनकी सर्चिंग यूपी में की जा रही थी, और ये इनपुट मिला था कि ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का इलाका, जो थोड़ा सा सिख बाहुल्य इलाका भी है, पीलीभीत का एक रीजन ऐसा है जहाँ पर सिख आबादी वहां पर रहती है, तो उस रीजन में छिप कर रहने की कोशिश कर रहे थे और इनको ट्रैप करने की कोशिश किया जा रहा था। और इसी इनपुट पर पुलिस ने इस इनपुट को डेवलप किया, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये जो तीनों आतंकी हैं, ये खालिस्तानी आतंकी बताए जाते हैं और खालिस्तानी कमांडो फोर्स से ये जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था इन्होंने, और उसके बाद से ये फरार बताए जा रहे थे। इनको बीती रात कॉर्डन ऑफ किया गया है और उसके बाद सरेंडर करने को कहा गया। उसके बाद इन्होंने यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस पर गोलीबारी की है, और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है, जिसमें तीनों को गोली लगी है। गोली लगने के बाद CSC पूरनपुर ले जाया गया है, जहां पर तीनों को फिलहाल ब्रॉड डेथ कर दिया गया। और उनके पास से एक ग्लॉक पिस्टल, AK-47 की 2 राइफल्स और इसके साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहे बरामद हुए हैं। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और एक बहुत बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस और STF के साथ लगी है, क्योंकि ये तीनों लंबे अरसे से फरार थे। और इनकी हिम्मत का अंदाजा ऐसे लगाइए कि पुलिस चौकी में घुसकर ये ग्रेनेड से हमला कर रहे थे, और इस तरह के आरोप थे, और उसके बाद ये फरार बताए जा रहे थे। फिलहाल तीनों मारे गए हैं, और इस पूरे मामले में अब इनके शव का पंचनामा करके परिवार वालों को सूचित किया जा रहा है। जी।
और देखिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर गुरदासपुर में क्या हुआ था। जो पुलिस चौकी पर ग्रेनेड अटैक हुआ था, ग्रेनेड फेंका गया था। दरअसल पुलिस चौकी के बाहर धमाका हुआ था, विस्फोट हुआ था। पुलिस चौकी के बाहर जो धमाका हुआ उसमें ये शामिल थे जो कि अब ढेर किए गए। बख्शीवाल पुलिस चौकी का ये पूरा मामला था और विस्फोटक के यहां पर निशान मिले थे। धमाके की आवाज नहीं सुनी गई थी। 4 दिन पहले यह हमला हुआ था और अब इससे जुड़े जो अपराधी हैं उन्हें ढेर कर दिया गया है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। विपिन, अभी जो वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी है वो ये बता रहे थे जो इनके बारे में जानकारी है कि ये सभी प्रो खालिस्तानी थे। या बिल्कुल, एक संगठन है खालिस्तानी कमांडो फोर्स, ये उसके आतंकी बताए जा रहे हैं। अच्छा। और फिलहाल मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही, बताइए आप विपिन। देखिए, खालिस्तानी कमांडो फोर्स से जुड़े हुए बताए जा रहे थे और उसी के अंतर्गत इन्होंने पंजाब की गुरदासपुर के पुलिस चौकी पर हमला किया था और एक चैलेंज किया था कि हम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और उसके बाद से ये पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए थे। पीलीभीत का इलाका मैंने पहले भी बताया आपको, थोड़ी सिख आबादी वहां पर रहती है, तो वहां पर बहुत अच्छे से डाइल्यूट हो सकते थे, ये छिप सकते थे और उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनके पीछे खुफिया एजेंसी, चाहे वो पंजाब की इंटेलिजेंस हो, और ये इनपुट पंजाब पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से शेयर किया कि इनके उत्तर प्रदेश में भागने की संभावना है और उसके बाद एसटीएफ को इनके पीछे लगाया गया। और एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जब जॉइंट ऑपरेशन किया तो पीलीभीत के पूरनपुर में इनके छिपे होने की खबर लगी। उसके बाद इनका पीछा किया गया और एक जगह ऐसी आई जहां पर इनको रोका गया। जैसे ही ये इन्होंने अपने आप को घिरता हुआ देखा, पुलिस पर फायरिंग की है, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है जॉइंट ऑपरेशन में, और उस फायरिंग में इन तीनों आतंकियों को गोली लगी है। हालांकि इनके पास भी भारी मात्रा में असलहे, गोले बारूद थे और उसका ये फायदा भी उठा रहे थे और फायरिंग लगातार कर रहे थे। लेकिन लगभग 40 मिनट तक दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें इन तीनों को गोली लगी है। फिलहाल तीनों को ब्रॉड डेथ किया गया है, अस्पताल ले जाया गया है और इनके कनेक्शंस की जांच की जा रही है कि ये पंजाब से भागने के बाद पीलीभीत के पूरनपुर में कहां आकर रुके थे, किस होटल में रुके थे, किन्होंने लोकल स्तर पर इनकी मदद की है, क्या यहाँ पर इनके स्लीपर सेल यहाँ पर भी हैं और उनके मददगार कौन कौन से हैं, इन तमाम लाइंस पर इन्वेस्टिगेशन करना है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल विपिन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो आपने बात यहाँ पर कही कि पंजाब में इस घटना को अंजाम देने के बाद, ग्रेनेड हमले के बाद, आखिर पीलीभीत में इनकी मौजूदगी का मतलब भी क्या था? क्या किसी बड़ी वारदात को, किसी बड़ी घटना को फिराक देने की ये कोशिश में भी थे? कौन इनकी मदद कर रहा था? ये तमाम सवाल है जिस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ विपिन। तो 2 तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 3 अपराधी ढेर किए गए हैं, 2 AK-47 इनके पास से बरामद की गई। तो बड़ी कार्रवाई हुई, एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। 3 आतंकवादी बताया जा रहा है ढेर कर दिए गए हैं और अब इनके कनेक्शन के बारे में तलाश की जा रही है। इस पे यूपी पुलिस, जो यूपी पुलिस की STF की टीम है, स्पेशल टास्क फोर्स, इसका और पंजाब पुलिस का ये साझा ऑपरेशन रहा जिसके जरिए इस एनकाउंटर को अंजाम तक पहुंचाया गया। 2 AK-47 राइफल और इसके अलावा जो बताया जा रहा है 3 बदमाशों को ढेर किया गया है। इन्हीं बदमाशों ने, जो कि बताया जा रहा है ये जो आतंकी है इनका ताल्लुक गुरदासपुर से ही है और इनका गुरदासपुर से ही बताया जा रहा है क्या कनेक्शन है, क्योंकि गुरदासपुर अटैक जो हुआ था, जहां ग्रेनेड अटैक किया गया था, पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया था, इस अटैक में भी इन्हीं अपराधियों का हाथ शामिल था। और अब पुलिस इनके कनेक्शन के बारे में, इनके नेक्सस के बारे में पंजाब तक खंगाल रही है कि क्या क्या इनके बारे में जानकारी मिल रही है। एक बड़ा ऑपरेशन था जो यूपी पुलिस की STF की टीम ने और पंजाब पुलिस ने इसे अंजाम तक पहुंचाया। पंजाब से और अपडेट क्या मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है ये जो आतंकी रहे, जो खालिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं जिनको ढेर किया गया है, इनका कनेक्शन सीधे सीधे गुरदासपुर से है, यहीं रहते थे। मोहित हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मोहित, पंजाब से क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस जॉइंट ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ? देखिए, पीलीभीत जिले में यूपी और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है और ये तीनों जो आतंकी हैं ये खालिस्तान कमांडो फोर्स के थे। इनके पास से AK-47 और 2 पिस्टल भी बरामद की गई हैं। ये पूरा मामला जो पंजाब में जिस तरह से एक के बाद एक थानों को टारगेट किया जा रहा है, हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, और उस मामले से जोड़कर इसको देखा जा रहा है और इसी मामले की तफ्तीश पंजाब पुलिस कर रही है। और अभी फिलहाल इस घटना में बताया जा रहा है कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और उनके साथ पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था।
जी। और पीलीभीत पुलिस के सहयोग से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। ठीक मोहित, नजर बना के रखिए, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है, 3 आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया गया पीलीभीत में। ये यूपी के पीलीभीत में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अब जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है इन अपराधियों के नेक्सस के बारे में। शुक्रिया आपका मोहित। और आइए बात करते हैं संभल के कितने राज की। जी हां, तो संभल में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, एक एक राज से पर्दाफाश हो रहा है। इसी बीच चंदौसी में जो राजस्व विभाग है उसकी एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे बावड़ी मिल गई। जी हां, कल की ये बड़ी घटना रही और उसके बाद आज जो बावड़ी मिली है, अब संभल में 46 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को एक शिकायती पत्र दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी। बावड़ी बस्ती के बीचों बीच जब एक इलाके की खुदाई की गई तो जमीन से प्राचीन इमारत निकलनी चालू हो गई और खुदाई के दौरान 2 मंजिला इमारत दिखाई भी दे रही है। बावड़ी का जो कुआं है, इसके अलावा तालाब है, वो भी अभिलेखों में दर्ज है। डीएम के आदेश के बाद खुदाई का काम शुरू हुआ, मशीनों ने अपना काम शुरू किया, तब असलियत सामने आ रही है। कुछ ही देर में जमीन के अंदर से इतिहास के और पन्ने निकलने शुरू होंगे। पहले एक बावड़ी मिली, फिर 4 कमरे दिखे, कुछ देर और खुदाई हुई तो एक सुरंग भी सामने आई है। अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस सुरंग के नीचे कोई तहखाना हो सकता है और उस तहखाने के खुलने पर कई राज बाहर आ सकते हैं। वो राज तो सदियों से इतिहास के पन्नों में जरूर दफन है, लेकिन अब असलियत में सामने आएंगे। संभल के चंदौसी में मिली ये बावड़ी करीब 200 साल पुरानी बताई जाती है। बावड़ी दरअसल वो कुएं का हिस्सा होता है जो सीढ़ियों से जुड़ा होता है, इसे बावड़ी कहते हैं। दरअसल चंदौसी का लक्ष्मणगंज 1857 से पहले हिंदू बाहुल्य इलाका था। यहाँ सैनी समाज के लोग रहते थे और यही बताया जाता है कि अब ये बावड़ी हुआ करती थी। खुदाई के दौरान इसके अंश मिल गए। अब सवाल यहां पर यह उठा है कि संभल की जमीन में आखिर कितने राज दर्ज हैं। संभल में पहले तो कार्तिकेय मंदिर मिला जो 46 साल से बंद पड़ा हुआ था, फिर रिहायशी इलाकों में कुआं नजर आने लग गया। कहा यह गया कि संभल में 68 तीर्थ 19 कूप हैं। प्राचीन बावड़ी मिली है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 1857 के समय बनाई गई थी और अब खुदाई के दौरान उसका पता चला है। ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और संभल में बावड़ी मिलने पर डीएम राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। और देखिए कुमार कुंदन इस वक्त मौके से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से, जहां पर ये बावड़ी मिली है। सीधा रुख कर रहे कुमार कुंदन का। कुमार, और क्या पता चल पा रहा है वहां पर मौजूद जो टीम है जो खुदाई कर रही है, जो अधिकारी, वो क्या बतला रहे हैं? देखिए करुणा, अगर हम इस बात की बात करें तो सबसे पहले एक बार मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। जो एक्सकवेशन का काम है वो किया जा रहा है और ये एक्सकवेशन का काम यहाँ पे स्थानीय प्रशासन की तौर से किया जा रहा है। जो नगर पालिका है वो यहाँ पे एक्सकवेशन का काम कर रही है। पूरा जो इलाका है, जैसा कि डीएम ने बताया, 210 वर्ग मीटर का इलाका है जिसमें इंक्रोचमेंट की बात बताई जा रही है। और ये बावड़ी 1857 की बनी हुई है जैसा कि पता चल रहा है और बताया गया है, और जो गजटेड है एक तरीके से, जो रिटर्न है उसके हिसाब से। अगर इस पूरे बावड़ी की बात करें तो इसमें 4 कमरे हैं जो बताया जा रहे हैं और एक कुआं भी है। अब चूंकि पुराना स्ट्रक्चर है करुणा, ऐसे में बहुत ही फूक कर इसकी साफ सफाई करने की जरूरत है, क्योंकि नेचुरली है कि अंदर से काफी ये स्ट्रक्चर डैमेज भी होगा और तमाम तरह की चीजें हैं। तो फिलहाल इसको
प्रॉपरली एक्सकेवेट करने की कोशिश की जा रही है। कोई बड़ी मशीन का सहारा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ हाथों से मैनुअल एक्सकेवेशन जिसको कहते हैं वो किया जा रहा है। और यह कोशिश की जा रही है कि साफ सफाई करके इसका एक स्ट्रक्चर पता चले और उस स्ट्रक्चर के आधार पर यह बताया जा सके या पता किया जा सके कि इसके नीचे भी कुछ है या सिर्फ इतना ही बावरी है। एक दो बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे फिलहाल किसी भी तरीके के मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बावरी का एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को साफ सफाई करने की कोशिश की जा रही है और सफाई करके यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इसका मूल स्वरूप क्या रहा होगा। क्योंकि 4 कमरों की बात है, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, एक बार पैन शॉट्स दिखाएंगे कैमरा पर्सन विजय ममगन, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा एक बड़ा एरिया रहा होगा एक ज़माने में और इसका अंदर में दायरा कितनी दूर है, कहाँ तक है, ये एक्सकेवेशन के बाद ही पता चल पाएगा। शायद यही वजह है कि पूरी टीम जो है ये एक्सकेवेशन में यह पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या है, कैसे है और किस तरीके का यहाँ पे पूरा का पूरा इलाका है। बताइए इस पूरे मामले पर, ये जो बावड़ी मिली है, पहले मंदिर मिला, फिर कुआं मिला, फिर उसके बाद अब बावड़ी मिली है, ये कब तक खुदाई होगी? क्या कुछ आदेश है इस पूरे मामले पर कि क्या पता लगाने की कोशिश हो रही है? पहली बात, और स्थानीय लोग जो इस मामले में शिकायत करता है या स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए अंजलि, अगर हम पूरे संभल इलाके की बात करें तो लगभग 50 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो पुराने स्ट्रक्चर हैं और उन स्ट्रक्चर पे अलग अलग समय पर किसी ज़माने में एक भव्य इमारत रही होगी, लेकिन उसका स्वरूप क्या था वो समय के हिसाब से विकृत होता गया और आज स्थिति ये है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको मिट्टी का ढेर नज़र आ रहा है, खुदाई करके निकालने की कोशिश की जा रही है। पहली बात। अब जो दूसरा सवाल है कि इसमें मिलेगा क्या और पता क्या चलेगा, तो इसके ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में पता चल पाएगा कि यहाँ का क्या ऐतिहासिक स्वरूप है और उस स्वरूप के आधार पे आप लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ के, आप लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर था, कुछ जानकारी है? ये सर कुआं था। ये कुआं था सर? हाँ। अब तभी ये नहीं पता था कि कमरे उम्र भी ना कमरे है इसके अंदर। अच्छा। हाँ, इस साइड में और इस साइड में कमरे हैं। अच्छा। हाँ, 11 के बंद हुआ 2012 में। अच्छा। हाँ। तो ये फिर मिट्टी विट्टी कैसे आने लगी? मिट्टी की सब पड़वाई, किसी ने कोड़ा डाला है। अच्छा। हाँ, अतिक्रमण होता चला? हाँ हाँ। यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह का भी? मंदिर नहीं था, मंदिर हुआ था। अच्छा, पीछे मंदिर? हाँ, मंदिर। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक बावड़ी बनी हुई? हाँ, बावड़ी थी, खाली कुआं था, पूरी बाउंड्री बनी हुई थी। अच्छा। हाँ, हमारे ताऊ कहते थे कि पूरी बावड़ी, हमारे ताऊ खत्म हो गया। अच्छा। तो उस समय जो है यहाँ पे सब कुछ हुआ करता था? हाँ, सब यार ट्वेल्व बन रहे थे, सब खेती बाड़ी होती थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ। लेकिन अब जो है सारा जो है यहाँ पे सबकी मट्टी। तो ये जो आपको मैं अब दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जैसा कि लोग भी, स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि एक ज़माने में यहाँ कुआं था, बगल में मंदिर है। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि मंदिर के बगल में कुआं होता ही होता है, तो वो सब सारा कुछ जो है वो यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन हाँ, इतना फिलहाल जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि आखिरकार इसके और क्या क्या स्वरूप थे यह खुदाई के बाद ही पता चल पाएगा। अंजलि। बिल्कुल कुमार कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो बावड़ी मिली है संभल में, वहां पर लगातार खुदाई का काम जारी है। 4 कमरों की बावड़ी अभी तक बताई जा रही है, लेकिन जब खुदाई का काम पूरा हो जाएगा इसके बाद और भी कुछ जानकारियां निकल कर आ सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। इधर बावड़ी पर अवैध कब्जे की शिकायतकर्ता और स्थानीय निवासी कौशल किशोर और बिलारी राज परिवार की सदस्य शिप्रा ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। ये बावड़ी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदोसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं कि पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। और संभल से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंदौसी में जिस बावड़ी की खुदाई हो रही है उसी बावड़ी के अंदर से आपको TV9 की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। तो TV9 भारतवर्ष आपको ये स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि पुराना स्ट्रक्चर और इसमें ये अंदर एक सुरंग नुमा भी है और ये कहाँ तक जा रही है, किस तरीके से जा रही है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सामने में वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ये स्ट्रक्चर खत्म हो जा रही है। तो पूरा 210 वर्ग मीटर का ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में 4 कमरे फिलहाल दिख रहे हैं और यहाँ पे एक कुआं भी है और उस कुएं में
के पास ये मकान बने हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि 1857 के आसपास ये पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ और उस समय चंदौसी का लक्ष्मणगंज का ये मुख्य रूप से ये एक हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था। बाद में यहाँ पे अल्पसंख्यकों ने पूरे इलाके में अपना डेरा जमाया और बताया जाता है कि सैनिकों के रहने के लिए या सैनिक जब आते थे तो उसके लिए कमरों का निर्माण किया गया। पूरा स्ट्रक्चर एएसआई के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके के कमरे बनाए गए हैं उन कमरों को देखकर ऐसा लगता है कि सैनिकों के रहने के लिए खास करके बताया जाता है कि दूर से अगर कहीं सैनिक आ रहे हैं तो वो यहाँ रुकेंगे, वो यहाँ रहेंगे। उस लिहाज से इस पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है और 4 कमरों में काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस भी है, तो पूरा इलाका 210 वर्ग मीटर का भी फिलहाल है, पूरा अतिक्रमण है। लेकिन इन सब के बीच जो टीम है यहाँ की नगर पालिका की टीम, वो उन्होंने खुदाई शुरू की है। और वहीं इसको लेकर कल अखिलेश यादव फिरोजाबाद में जब थे तो चंदौसी में जो बावड़ी निकलकर सामने आई है खुदाई के दौरान, उसको लेकर क्या कहा? दरअसल चंदौसी में हो रही बावड़ी की खुदाई के बहाने सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। क्या कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से, आप सुनिए। ये फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कहीं ऐसे भाजपा के नेता है उनके घर घुस जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके। 5000 साल की तो हम इतिहास जानते हैं, ये धरती 1 लाख साल से और मनुष्य कब से आ रहे हैं, कब से जा रहे हैं, तो कहीं खोद दो के क्या ना मिल जाए वहां पर। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो बावड़ी मिली है उसके बाद लगातार खुदाई का काम जारी है और डीएम का आदेश है, उसके बाद अभी खुदाई हो रही है। ऐसा संभवतः लग रहा है, ये अंदेशा है कि ये बहुत एकड़ में फैली होगी ये बावड़ी और अब देखना होगा कि खुदाई का काम जब पूरा होता है तो उसमें क्या पता लगाने की कोशिश होती है, क्योंकि ऐतिहासिक अंश बताया जा रहा है कि पता लगाने की कोशिश है। अब आपको एरिया बताते हैं, 400 वर्ग मीटर और पहला जो तल है इसका बावड़ी का वो ईंट से बना हुआ है, दूसरा तीसरा जो माला या जो तल है वो मार्बल से बना है। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं बावड़ी के अंदर से आपको। और खुदाई में जिस तरीके की चीजें निकल रही हैं वह बताता है कि एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जिसको बनाया गया था। उस समय के राजा ने यहाँ पे बनाया था और उनकी मंशा ये थी कि सैनिक जब आए तो यहाँ पे खाने पीने के लिए वो रुक सकते हैं और वह रुकने के लिहाज से इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि इसका क्या कोई मंदिर से कोई संबंध है? पहली नज़र में देखने में ऐसा लगता है कि इसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसका अपना एक महत्व था और ख़ास करके सैनिकों के लिहाज से युद्ध स्तर पे अगर कोई रणनीति बनाई जाए तो उसके लिए इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था। अभी अगर हम फिलहाल की बात करें तो इस स्ट्रक्चर को जो पूरी तरीके से ओपन किया जा रहा है और ओपन करने की कोशिश की जा रही है, एक मिनट, और यह मिट्टी को हटाने की कोशिश है और इसके माध्यम से ये पूरा बावड़ी जो है वह खोला जा रहा है। लेकिन जहाँ तक निकलने की बात है वह जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में कुछ फिलहाल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे लोगों की बात करें तो लोग जो है यहाँ पे बार बार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार डंपर ने 9 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। बहुत दर्दनाक ये हादसा रहा। एक डंपर ने 9 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें 3 की बताया जा रहा है मौके पर मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए। दूसरे पत्रकार वाले बोलायला पाहिजे सर। अंदाज बरा माझ्या कानाला लागले, पत्राला कुठे लागलं काय मलाही कानाला लागलं। अरे एकाल तर मी असं ओढलं राजाला त्याला। और अब बात गिरफ्तार आतंकियों के बहाने हो रही सियासत की। हाल ही में दरअसल असम पुलिस ने असम, बंगाल, केरल में छापेमारी करके 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आतंकवादियों में से बांग्लादेशी भी था। ये सभी अलकायदा की अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी हैं। ये लोग बंगाल में अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अंसार अल इस्लाम बांग्लादेश के संदिग्धों की घुसपैठ के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फरहाद हकीम ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। অর্থাৎ ন্যাশনাল প্রোটেকশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দায়িত্ব আর
আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, সেই দায়িত্বটা পালন করুন যাতে কেউ পাস ওভার না করে যায়। ঠিক যে পাশের দেশ বাংলাদেশ থেকে এরা আসছে, এটা যাতে কোনো দেশ থেকে না আসে, পাস ওভার না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব ওকে এবং বিএসএফকে আরও বেশি জোরদার করুন। শুধু রাজনীতি করার জন্য আমি ওখানে বর্ডার খুলে দিলাম আর এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে गवर्नमेंट किछु करছে না, এটা বলা ভুল। और अवैध घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। फिरहाद हकीम एक अशिक्षित, फिरहाद हकीम आगे जमी जा চেয়েছে भारत सरकार दिए दिक, तारपरे बीएसएफ যদি কাঁটা তার দিতে না পারে, অনুপ্রবেশ আটকাতে না পারে, তখন কথা আওয়াজ তুলবেন, আমরাও সঙ্গ দেব। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 17 से 19 दिसंबर के बीच असम, बंगाल, केरल में छापेमारी हुई थी। एक बांग्लादेशी समेत 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आतंकी अलकायदा की अंसारुल्लाह टीम के मेंबर थे। चरमपंथ फैलाना, स्लीपर सेल बनाना ही इन लोगों का मकसद था। इन आतंकवादियों की बंगाल के मुर्शिदाबाद, फालाकाट में मीटिंग होती थी बाकायदा। और इसी मसले पर अब टीएमसी, बीजेपी का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी। और आइए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की। जी हां, प्रयागराज में महाकुंभ सजने वाला है। संगम की मखमली रेत पर नागाओं और संतों का प्रवेश जारी है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की पेशवाई के बाद रविवार को श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े के संतों ने राजशाही अंदाज में नगर प्रवेश किया। घोड़े, ऊंट, रथ और बग्गियों पर सवार होकर ढोल, नगाड़े और शंख की विजय ध्वनि के साथ संतों ने छावनी प्रवेश यात्रा निकाली। संतों के अद्भुत रूप और वैभव को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर शहरियों की भारी भीड़ जमा रही, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और रास्ते में साधु संत भाला, त्रिशूल और तलवार के साथ करतब करते हुए भी नजर आए। डीजे और बाजे की धुन पर संतों ने जमकर नृत्य किया। शरीर पर भस्म भभूति के साथ चंदन और विभूति तिलक लगाकर साधु संतों का जत्था हर हर महादेव के गगनभेदी नारों के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। खाड़े के मंडलेश्वर ट्रैक्टर के बने सिंहासन पर सवार होकर यात्रा की शोभा को बढ़ा रहे थे। वहीं नागा सन्यासी लाठी और तलवारबाजी का करतब दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और इस पेशवाई के वक्त क्या कुछ हुआ, कैसा नजारा था, कैसा माहौल था, कैसा भक्तिमय माहौल था, आपको मनीष वर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में शामिल होने के लिए अब अखाड़ों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस पेशवाई में बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ शामिल हैं और जो नागा साधु है वो भी इस पेशवाई में आप देख सकते हैं कि शस्त्रों के साथ ये नागा साधु भी इस पेशवाई में पूरी भव्यता के साथ यहाँ पेशवाई में चल रहे हैं और शस्त्र अपना कर्तव्य भी आपको इसमें दिखाई देगा कि किस तरीके से जो नागा साधु, जो अखाड़ों के नागा साधु हैं, वो कर्तव्य भी दिखाई दे रहे हैं। पूरे बाजे गाजे के साथ एक शाही पेशवाई ये निकाली जा रही है और हम आपको बताएंगे कि आज से ही अखाड़ों का ये नगर प्रवेश किया जाता है। नगर प्रवेश के बाद जो है ये आज मेले में प्रवेश कर रहे हैं और आज से ही ये सभी साधु संत, ये अखाड़े अपनी धर्म दशा में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद ही ये अखाड़ों में आज से रहना शुरू कर देंगे। कैमरामैन दुर्गेश यादव के साथ मनीष वर्मा, TV9 भारत पर, महाकुंभ प्रयागराज। महाकुंभ में आवाहन अखाड़े की पेशवाई में शामिल हुए संतों की तरफ से क्या कहा गया, ये भी आप सुनिए। अखाड़े की पेशवाई बहुत अच्छी, बहुत भव्य निकली है और हम अपने इलाहाबाद से हम गंगा संगम में सोने में आज से हम सोने में प्रवेश हो रहे हैं। वहाँ उसके क्या करेंगे, अपना देवता की पूजा करेंगे, यात्रा करेंगे, अपना लंगर चलाएंगे, वहाँ दुनिया को खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद 14 तारीख का स्नान है तो स्नान करेंगे। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर
अगर बात करें महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर और यहां पर अब अलग अलग जो अखाड़े हैं उनका आना भी चालू है। आह्वान अखाड़ा जिसकी पेशवाई हुई है वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे डीजे और गाजे बाजे के साथ शानदार तरीके से आगमन हुआ है अखाड़ों का, वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें। और आइए बात करते हैं बांग्लादेश की। जी हां, हालात खराब हैं बांग्लादेश में। एक और बड़ी खबर वहां से ये मिल रही है कि ढाका में म्यूजिक कॉन्सर्ट में शेख हसीना के लिए फांसी की मांग की गई है। पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट में फांसी के नारे लगे हैं शेख हसीना के लिए। बांग्लादेशी छात्र नेता सरजिस आलम ने नारेबाजी की। शेख हसीना को फांसी देने की मांग की जा रही है बांग्लादेश में और ये नारेबाजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुनवाते हैं आपको कि वहां क्या हो रहा है। फांसी चाहिए ये तक नारेबाजी कर रहे हैं वहां के छात्र। आजकल बांग्लादेश में यही चल रहा है। सच तो यह है कि मोहम्मद यूनुस के शासन में ये मुल्क रोज हिंदू विरोध के रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत विरोध यूनुस का धर्म बन चुका है। जब तक कब वो भारत के खिलाफ कुछ न कर लें उन्हें कुछ हजम नहीं होता। तभी तो कई देशों की फटकार के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार जुल्म हो रहे हैं, ये थम नहीं रहे। ऊपर से भारत जैसे दोस्त से हाथ छुड़ाकर यूनुस उस पाकिस्तान के पाले में जा बैठे हैं जिसके जुल्म बांग्लादेश के इतिहास में दर्ज हैं। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर थमता नहीं दिख रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शांति का पाठ चाहे जितना पढ़ ले, खुद को चाहे जितना अमन का मसीहा बता ले, लेकिन सच तो ये है कि वो कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बने हुए उन्हीं कठमुल्लों के इशारों पर सरकार चला रहे हैं। यूनुस के शासन में इनकी गुंडागर्दी हर रोज रिकॉर्ड बना रही। अंतरिम सरकार बस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही। ताजा मामला बांग्लादेश के नाटोरे जिले का है। इस्कॉन कोलकाता ने नाटोरे जिले में एक हिंदू पुजारी की कथित तौर पर हत्या की निंदा की। इस्कॉन ने आरोप लगाया कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासतौर पर हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उनकी हत्याओं का सिलसिला जारी है। अपने एक्स हैंडल पर इस्कॉन कोलकाता के राधा रमण दास ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नाटोरे के काशिमपुर सेंट्रल शमशान में मंदिर पर हमले की खबर सुनकर हैरान। वहां से कीमती सामान लूट लिया गया और मंदिर के पुजारी तरुण चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी। तरुण दास के हाथ और पैर बंधे हुए थे। Yesterday in Parliament, it was presented that 2200 cases of violence against Hindus and other minorities has been reported in Bangladesh in just this year, 2024, and also around over 100 cases in Pakistan. So, especially for Bangladesh, we know that what is going on there for last 100 days, which is very concerning. Also, just yesterday or today, we came to know that in last 2-3 days, 3 temples has been attacked also. एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस क्या कह रहे हैं जब आप उनका बयान सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बांग्लादेशी युवाओं का बचाव करते हुए कहा, इस्लामी चरमपंथ को बांग्लादेश में जगह नहीं मिलेगी। ये बहुत उत्साही युवा है, वो अपने धर्म के प्रति बहुत तटस्थ है, वो नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं।
यूनुस जिन युवाओं की तारीफ कर रहे हैं उन्होंने क्या किया? लगता है मोहम्मद यूनुस इंटरव्यू देने से पहले जलते बांग्लादेश और नफरत से भरे इन बांग्लादेशी युवाओं की तस्वीर भूल गए। वो भूल गए कि जब देश में 5 अगस्त को तख्तापलट हुआ तो फिर वहां किस कदर लूटपाट मची। कट्टरपंथी सड़कों पर निकल गए, आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी। अपने राष्ट्रपति की मूर्ति तक तोड़ने में उन्हें देर नहीं लगी। दहशत से भरे लोग हर पल खौफ के साए में जी रहे थे। क्या यूनुस हिंसक बांग्लादेश की इन तस्वीरों को जानबूझकर डिस्काउंट देकर चल रहे हैं? उनके शब्द और कृत्य तो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, क्योंकि हिंदुओं और हिंदू धर्म स्थलों को लेकर वहां जो कुछ भी हो रहा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। कुछ दिनों पहले जब ढाका में भारतीय दल उनसे मिला, तब जाकर यूनुस सरकार ने पहली बार सांप्रदायिक हिंसा की 80 घटनाओं की बात कबूल की थी। दरअसल सफेद झूठ बोलने में यूनुस मास्टर है। ऊपर से पाकिस्तान से हर दिन गहरी होती दोस्ती से भी उनके हौसले बुलंद हैं। झूठ बोलने में पाकिस्तान उस्ताद है, तो भला यूनुस इससे कैसे बेअसर रह पाते? 19 दिसंबर को मिस्र में मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिल भी चुके हैं। 4 महीनों में यूनुस और शहबाज की यह दूसरी मुलाकात है। इस मीटिंग के बीच खबर आई कि पाकिस्तानी जहाज दूसरी बार बांग्लादेश पहुंचा है। कराची से निकला यह जहाज शनिवार को शाम 5 बजे के करीब चटगांव बंदरगाह पहुंचा। इस जहाज में क्या है इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन 1 महीने में दूसरी बार पाकिस्तानी जहाज का बांग्लादेश पहुंचना बड़े खतरे की घंटी है। वो भी तब जब बांग्लादेश में बैठे कुछ लोग पाकिस्तान से परमाणु बम की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यह वही बांग्लादेश है जिसका जन्म और अस्तित्व भारत की वजह से है, लेकिन अभी शायद यूनुस की आंखों पर कट्टरपंथी वाली पट्टी चढ़ गई है। तभी तो बांग्लादेश भारत के खिलाफ नए नए प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा हुआ है।